मोदी कह चुके हैं कि उनकी सरकार में 2 पावर सेंटर नहीं होंगे, इसीलिए मोदी प्रधानमंत्री पद के साथ साथ एनडीए का संयोजक पद भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। मोदी चाहते हैं कि सरकार उनकी मर्जी से बने, मंत्री मर्जी से चुने जाएं, लेकिन क्या मोदी अपनी मर्जी चला पाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सरकार में जगह पक्की करने के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला गुजरात भवन में भी जारी है। राजनाथ सिंह से भी मुलाकातों का दौर शुरू है और आरएसएस दफ्तर के दरवाजे भी नेताओं की मनुहार सुनने के लिए खोल दिए गए हैं। ऐसे में बड़ी बहस का बड़ा मुद्दा यह है कि मोदी सरकार बनने से पहले कहीं 3 पावर सेंटर तो नहीं तैयार हो रहे हैं। एक वक्त था जब बीजेपी में नेताओं की मुलाकातों का दौर अशोका रोड स्थित बीजेपी दफ्तर पर शुरू होता था और वहीं खत्म हो जाता था। लेकिन आज इन्हीं मुलाकातों का सिलसिला 3 कोणों में 3 रास्तों में बढ़ता दिख रहा है। कोई राजनाथ से मिलने उनके आवास पहुंच रहा है, तो गुजरात भवन में भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी लंबी मीटिंग हो रही है। चुनाव नतीजों से पहले शायद ही दिल्ली में लोग आरएसएस दफ्तर केशव कुंज के बारे में जानते रहे होंगे, लेकिन नतीजे आने के बाद केशव कुंज के दरवाजे पर भी बीजेपी नेताओं की दस्तक सुनाई देने लगी है। हमारे अध्यक्ष, पदाधिकारी, नेता लोगों को भी मिल रहे हैं और बहुत सारे संघ स्वयंसेवक है, पहले से रिश्ता है, इसलिए यहाँ भी आकर मिल रहे हैं। आ गया था, दर्शन करने आ गया था, धन्यवाद देने आ गया था। एक इतनी अच्छी जीत मिली है तो उसमें हमारी तरफ से भी धन्यवाद कि जो भी सहयोग मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कहने आ गया। मैं केवल धन्यवाद करने आया था। जो आशीर्वाद लगातार मिला है संगठन में काम करने का, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में, वो अपने वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद। दरअसल ये हलचल नई सरकार के गठन को लेकर है, इसीलिए सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, शाहनवाज हुसैन जैसे बड़े नेता राजनाथ के घर का चक्कर भी लगा रहे हैं, गुजरात भवन में मोदी से भी मिल रहे हैं। लेकिन यहीं से कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार बनने से पहले सत्ता के 3 केंद्र बनने लगे हैं? मोदी ऐतिहासिक जीत के बाद अहमदाबाद में भी कह चुके थे और वाराणसी में भी यही बात दोहराई कि 1947 के बाद की पैदाइश वाले नेता ही मोदी सरकार का हिस्सा होंगे। कि अब तक देश का नेतृत्व करने वाले सारे लोग गुलामी के कालखंड में पैदा हुए थे, अंग्रेजों की जब हुकूमत थी तब पैदा हुए थे। ये पहली चुनाव का परिणाम ऐसा है कि देश का नेतृत्व उन लोगों के हाथ में आ रहा है जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए। तो क्या सत्ता से दूर रखने का ये इशारा उन नेताओं के लिए था जो 1947 के पहले जन्मे हैं? अगर ऐसा है तो फिर मोदी सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों की भूमिका क्या होगी? सूत्रों का कहना है कि मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज पर ही प्रधानमंत्री की कुर्सी के साथ साथ एनडीए का संयोजक पद भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। यानी मोदी कैबिनेट में मोदी सिर्फ अपनी ही चलाना चाहते हैं, वो एनडीए चेयरमैन और प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता के 2 केंद्र नहीं बनने देना चाहते। मोदी कई बार गांधी परिवार पर ये कहते हुए हमला कर चुके हैं कि यूपीए में 2 पावर सेंटर हैं, एक मनमोहन सिंह, दूसरी सोनिया गांधी। लेकिन जिस तरह से नई सरकार के गठन के पहले बीजेपी में राजनाथ सिंह के आवास से लेकर गुजरात भवन और आरएसएस दफ्तर में मुलाकातों का दौर तेज है, उससे सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि क्या बीजेपी में अब 3 पावर सेंटर बनते नहीं दिख रहे हैं? यतेंद्र शर्मा, मिथिलेश कुमार और राकेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस पर बड़ी बहस होगी, लेकिन ब्रेक के बाद। सवाल यह है कि क्या मोदी अपनी मर्जी की टीम बना पाएंगे, क्योंकि 3 पावर सेंटर एक साथ हो गए हैं, एक राजनाथ सिंह, दूसरा खुद मोदी और तीसरा आरएसएस। राजीव तुली हमारे साथ हैं। राजीव तुली साहब, पहली बार ऐसा लग रहा है कि आरएसएस चुनाव में एक्टिव इंटरेस्ट के साथ, आप चूंकि प्रांत प्रचारक हैं इसलिए पूछ रहा हूं,
चुनाव में एक्टिव इंटरेस्ट के बाद वो कैबिनेट बनाने में भी एक्टिव इंटरेस्ट ले रहा है। मैं दो चीजें करेक्ट कर देता हूं यहाँ दीपक जी। एक तो पिछली बार भी मैंने किया था, प्रचार प्रमुख लिखा ठीक है, आपने बोला गलत है कि प्रांत प्रचारक है पहला। दूसरा, हाँ नहीं प्रचारक नहीं हूँ, प्रांत प्रचार प्रमुख हूँ। अच्छा, दूसरा इससे जुड़ता हुआ इशू ये है, आपने कहा कि कैबिनेट बनाने में संघ एक्टिव रोल अदा कर रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। जितने लोग, जितने भी भाजपा के नेता, आया हुआ इशू ये है, आपने कहा कि कैबिनेट बनाने में संघ एक्टिव रोल अदा कर रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। जितने लोग, जितने भी भाजपा के नेता आप संघ कार्यालय में आते हुए दिखाते हो, वो सबके सब केवल कैबिनेट में अपना स्थान बनाने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है। जो लेकिन संघ से के लिए भी आते हैं, नहीं, जो संघ से अपना एफिलिएशन मानते हैं या जो अपने आप को संघ का स्वयंसेवक मानते हैं, तो इतनी बड़ी जीत के बाद वो संघ कार्यालय में आते हैं, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मुझे नहीं, आपत्ति नहीं है, हमको बिल्कुल आपत्ति नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी कैबिनेट बर्थ मिलने वाली है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जितने लोग आ रहे हैं और ये सब मंत्री बन ही जाएंगे। 2 दिन मंत्रिमंडल बनाना, ये जो जिनके हाथ में नेतृत्व है, जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये उनका अधिकार है किसको मंत्री बनाना, किसको नहीं बनाना। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि पार्टी सब तय करती है, तो इसमें जो भी तय करना होगा वो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड को, उनके चुने हुए सांसदों को, उनका जो अपना पार्टी संगठन है, उनको तय करना होगा। इसमें संघ की बहुत अधिक भूमिका मुझे ऐसा लगता है कि इसमें नहीं है। आप अब जितने भी लोग, जितने भी पत्रकार या टीवी चैनल्स के जो बाकी सब कर्मी है, जो झंडे वाला के बाहर मैं खड़े हुए देखता हूं, वो उस गेट के अंदर क्या हो रहा है और जो अंदर से आ भी रहा है, वो कभी उनको ये बताएगा आकर के कि मैं बर्थ मांगने के लिए आया हूं या बर्थ के लिए? मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये कयास है, आप बाहर रहकर जो भी कयास लगाने हो आप लगा सकते हैं। और मंत्रिमंडल बनाने में संघ की कोई भूमिका है ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। बाकी अंदाजा लगाना है तो कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ बैठकर। कैप्टन अभिमन्यु, 3 पावर सेंटर एक साथ। आप तो सोनिया गांधी को कहते थे यहाँ 2 पावर सेंटर है, आपके यहाँ तो 3 अभी से खुल गए, एक आध और खुल जाए। दीपक जी, मुझे लगता है कि आपने अपने आकलन के और अपनी कल्पना के विस्तार को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी भारत की संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखती है और हमारे संविधान की व्यवस्था में भारत की सरकार में, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हो, यह विशेषाधिकार प्रधानमंत्री का होता है और हम इस मान्यता को, इस नियम को पूरा सम्मान करते हैं। जहां तक अभी तक तो सरकार का गठन भी नहीं हुआ है, बहुत सारे सांसद चुनकर के आए हैं, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, तो वो सांसद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलने के लिए जाना एक सहज स्वाभाविक संगठन का कार्य है, संगठन की प्रक्रिया है, संगठन का एक स्वाभाविक काम है। और जो संघ कार्यालय में जो भी कोई जाते हैं, स्वयंसेवक के नाते अपने अधिकारी वहां पर कोई मिलते हैं, उनसे मिलने के लिए जाने का एक स्वयंसेवक का भी सहज स्वभाव है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक पूर्णतया गैर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, जिसका किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप जो ये तय करता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, के मामलों में तो कोई उसका विषय ही नहीं है। जो ये तय करता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे जब लालकृष्ण आडवाणी नाराज हो तब? नहीं, ये तय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पद्धति के अनुसार पार्लियामेंट्री बोर्ड को निर्णय करने का अधिकार है और वही करते हैं और वही उस परंपरा से करते आए हैं, आज भी वही करते हैं। आपने जैसा कहा सीडब्ल्यूसी में वेल स्क्रिप्टेड प्लान था, प्रेस नोट लिखा जा चुका था, बाद में बांट दिया गया था। आपके यहाँ भी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में यही होता है कमोबेश? आपके यहाँ भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में यही होता है? कितनी बार आपने ही न जाने कितनी बार चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, कभी कभी किसी मत की भिन्नता को भी आपने उजागर किया है। क्या कभी आपने कांग्रेस पार्टी के अंदर से कभी किसी मत भिन्नता को इस प्रकार से सार्वजनिक होने दिया है या आपने कभी उस बात को उठाया है? ये भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके अंदर हम मिल बैठ करके निर्णय करते हैं। कहीं भी कोई स्क्रिप्ट लेकर के हम बैठक में नहीं जाते,
और उस बैठक से निकल करके वो स्क्रिप्ट को पढ़ने का काम नहीं करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति में बिल्कुल भी नहीं ऐसा। मुकेश नायक जी। देखिए दीपक जी, मुझे हंसी आ रही है जब ये कहा जा रहा है कि आरएसएस की कोई निर्णायक भूमिका नहीं है। दीपक जी, पूरा देश जानता है, पूरी बीजेपी में, इनके अनुषंगिक संगठनों में आरएसएस का पूरी भूमिका है, पूरा नियंत्रण है और उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में जो राज्यों के संगठन मंत्री हैं वो सब आरएसएस की पृष्ठभूमि के हैं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनका निर्णायक रोल होता है, मंत्री बनाने में उनकी डिसाइडिंग रोल होती है। और मुझे दुख होता है जब ये कहते हैं कि आरएसएस से बीजेपी का कोई संबंध नहीं है, ये तो सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है। आप पूरी आरएसएस के नियंत्रण में पूरी बीजेपी है। पहले ये उदारवादी चेहरे को सामने रख के काम करते थे और कहते थे ये हमारे मुखौटे हैं। अटल जी तक को ये मुखौटा कहते थे, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि पूरी बीजेपी, उनकी सत्ता, उनके संगठन, उनके अनुषंगिक संगठन, सभी पर आरएसएस का पूर्ण नियंत्रण है। दीपक जी, ये तो ये भी कह देते हैं कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और से इनका कोई संबंध नहीं है, इनका कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन सच ये बात है कि जब देश में पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करना हो, उपद्रव पैदा करना हो, तो इनको उकसा देते हैं, इनको नीतियां बता देते हैं, इनको कार्यक्रम बता देते हैं और उसके बाद देश में सब कुछ होता रहता है एक लिखी हुई स्क्रिप्ट की तरह, जैसा अभी आपने कहा। ये कोई नहीं मानेगा कि आरएसएस का बीजेपी पर, इनकी सत्ता पर, इनके संगठन पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये बात बिल्कुल असत्य है और ये इनको कहना भी नहीं चाहिए, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। कैप्टन अभिमन्यु, कोई विश्वास करेगा? मैं तो नहीं करूंगा, कम से कम प्रभु भी नहीं करेंगे। प्रभु, आप करेंगे? जो उन्होंने बातें की, सवाल ये है कि बीजेपी की फंक्शनिंग। कैप्टन, मैं आपका से 1 मिनट में आता हूं, प्रभु के पास हुआ हूं। जनसंघ के जमाने से बीजेपी की फंक्शन, अब नानाजी देशमुख संगठन मंत्री सबसे पावरफुल थे, उस संघ के प्रचारक थे, डेपुटेशन पे बीजेपी जनसंघ में आए थे। उससे पहले भी मैं चाह सकता हूं, काफी पुराना एक उनका एक रिश्ता बना हुआ है कि बीजेपी के अंदर आरएसएस के प्रचारक डेपुटेशन पे आते हैं। 60 इस वक्त फुल टाइम वर्कर जो आरएसएस के हैं और बीजेपी के अंदर ये 60 की तो मेरे पास आंकड़ा है, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रहे हैं लगभग मिलाकर के 300-400 प्रचारक जो हैं बीजेपी में काम कर रहे हैं। इसलिए आरएसएस को रिमोट कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है कि वो बीजेपी पे पार्ट है। जैसे आप मिस्टर रामलाल जी को देखते हैं, हमेशा मोदी जी के पीछे खड़े होते हैं। रामलाल जी प्रचारक हैं आरएसएस के, इसलिए आरएसएस के दफ्तर में जाने की जो बात हो रही है बार बार कि आरएसएस के दफ्तर में लोग जा रहे हैं, कि आरएसएस जाने की जरूरत है। ये कुछ लोग आरएसएस संबंधित हैं, वो जाते हैं, सबको मिलने आते हैं कि सारे अधिकारी सारे आरएसएस के यहाँ पर हैं। कुछ लोग ऐसे जो आरएसएस संबंध रखते हैं वो जा रहे हैं उनको मिलने के लिए, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है कि दिल्ली के अंदर सारे अधिकारी हों और ये लोग मिल के ना आए, वो तो मैं कह सकता हूँ। पर उनमें से कुछ लोग ऐसे भी है जो बार बार जा रहे हैं, जैसे अरुण जेटली गए या वेंकैया नायडू गए या सुषमा जी गई या राजनाथ जी 3-4 बार गए। वो ये कहें कि हम उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं करने गए या पूछने नहीं गए, इस बारे में थोड़ा लगता है, पता नहीं सकता मैं उस बात को कि राजनाथ सिंह 3 दिन के अंदर 2 बार सरसंघचालक जी को क्यों मिलने जाएंगे या सुषमा जी क्यों जाएंगे, वेंकैया नायडू क्यों जाएंगे। बाकी लोग जो जा रहे हैं मैं समझ सकता हूँ कि वो जा रहे हैं कि इन पर नमस्कार करना है, हमने सरसंघ डेली को मिले नहीं, कभी हो सकता है। परंतु आरएसएस और बीजेपी, एक बार आरएसएस के वर्कर जो अब मोदी खुद ही प्रचारक हैं, उनको आरएसएस वाले क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? वो आरएसएस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे स्वयंसेवक को जो हमने ट्रेनिंग दी है वो जाकर के इम्प्लीमेंट करे, उस विचारधारा को आगे लेकर के जाए, जिस तरह से संघ का काम चलता है उसी के दृष्टि को आगे लेकर के चले। बाकी उसके बाद जो कहीं गलती होगी तो उसको सलाह दे सकते हैं, ये मानकर, क्योंकि मैं अब जो अभी तो जुड़ा नहीं हूँ, पर कई 30 सालों से मेरा डायरेक्ट संबंध नहीं है। मैं विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष 1 साल 2 साल रहा वहां पर। मेरे को किसी संघ प्रचारक ने नहीं कहा कि आपको क्या करना है, परंतु संघ के प्रचारक के मदन दास देवी हमारे संगठन मंत्री थे, जो हमको कहते थे, हमारे को सुनना पड़ता था, परंतु हमारे विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री थे, आरएसएस में नहीं थे कुछ भी। तो ये कहना है कि आरएसएस का कुछ बीजेपी से लेना देना नहीं है, इस बारे में मैं नहीं मान सकता, क्योंकि आरएसएस के माध्यम से आरएसएस के लोग जो आते हैं बीजेपी में, वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, वो रोज इंस्ट्रक्शन लेने के लिए जाते हैं। तो डेली बेसिस के अंदर आरएसएस कभी भी बीजेपी के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ। परंतु जब क्राइसिस होता है उनसे लोग मिलने जाते हैं, क्योंकि वो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। राजनाथ जी वहां जाते हैं इसलिए कि स्वयंसेवक हैं, उनको लगता है कि बीजेपी में जो काम करना है इनसे सलाह लेनी चाहिए। उसको मानने में बीजेपी नेताओं को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसको मानने में। कैप्टन अभिमन्यु, उसके बाद में नीरज कुमार जी के पास जाऊंगा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु, क्विकली। मैं बहुत जी दीपक जी, मैं भी एक स्वयंसेवक हूं
और स्वयंसेवक के नाते देश और समाज के हित में काम करने के लिए मैं किसी भी राजनीतिक दल में काम करने के लिए स्वतंत्र हूं। वो मेरी इच्छा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। इसी प्रकार से संघ के कुछ प्रचारक वो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए कुछ भारतीय जनता पार्टी में भी काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए संघ के स्वयंसेवक उस प्रकार इसके कोई संबंध होता है तो उससे किसी को इंकार नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई पावर सेंटर बन रहा है इस बात से पूरी तरह से इंकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी भी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप में कोई पावर सेंटर बने, हम अच्छी तरह से भिन्नता जानते हैं कि संगठन क्या है और सरकार क्या है। संगठन को किस मर्यादा में किस दायरे में काम करना है और सरकार को किस मर्यादा और किस दायरे में काम करना है, ये अच्छी तरह से हमको इसका एहसास है, इसका बोध है, इसका ज्ञान है और हम उसके जिम्मेदारी को निभाना जानते हैं। और आप इस प्रकार का कतई कोई वातावरण देखने वाले नहीं है। सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल उनके विशेषाधिकार के अंतर्गत गठन होकर के कार्य करेगा, इसका विश्वास मैं आपको पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते अधिकृत तौर पर दे रहा हूं। नीरज जी, क्या आपको लगता है 3 पावर सेंटर हैं बीजेपी के अंदर? खैर, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए शुक्रगुजार हूं। अरे भारतीय जनता पार्टी के आजकल हम लोग भी एक सर्जन हैं, तो हम लोग को भी जरा मौका दीजिए। खैर, दूसरा सवाल है, अभी प्रभु चावला जी, मुकेश जी वहां बैठे हुए हैं, देश के सम्मानित लोग हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि ये सुर्खियों में तब आया था दीपक जी, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और जब सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था तो इन्होंने वायदा किया था देश के गृह मंत्रालय से। उस वायदे का क्या हुआ ये देश की जनता जानती है। अरे केशव कुंज में पहले क्यों नहीं जाते थे लोग? इतने बड़े रफ्तार में लोग अगर जा रहे हैं तो ये तय है कि रिमोट कंट्रोल कहीं दूसरे जगह है। और हम लोगों ने तो बिहार में देखा है, जब गठबंधन की सरकार थी तो एक सेंटर गुजरात बना था, गुजरात की आवाज आती थी बिहार में, अब वो सेंटर शिफ्ट कर गया दिल्ली में। ये स्वाभाविक है, गुड़ खाएंगे गुलगुल्ला से परहेज करेंगे। अरे संघ के स्वयंसेवक आप हैं, आपके लिए यह सम्मान का विषय हो सकता है, लेकिन देश की सियासत में अगर अब फैसले लेने में आपकी भूमिका हो रही है तो वोट मांग ही रहे हैं, उम्मीदवार तय कर ही रहे हैं, सरकार बनाने में अपनी भूमिका भी तय करके बता दीजिए, इसमें क्या है? अंदर खाने की खेल जो होती है वो पारदर्शी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अंदर खाने की खेल, लेकिन अंदर खाने की खेल तो आप ज्ञान है, अंदर खाने की खेल अधूरा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान के कारण अर्ध सत्य निकल रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कैप्टन अभिमन्यु, अंदर खाने की खेल तो आज जेडीयू में भी खेली गई। जीतन मांझी कह रहे हैं कि मैंने तो सीएम बनने के बारे में सोचा भी नहीं था, तो आखिरकार नीरज कुमार जी, जीतन राम मांझी को सीएम कैसे बना दिया गया? भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय सुशील मोदी जी 5 बजे संवाददाता सम्मेलन करके कहे कि नीतीश कुमार जी ने जिस नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया तो रबर स्टाम्प बना रहे हैं। यही समझ है भाजपा की। आज एक महादलित समुदाय का व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री बना है, उसके बारे में इनकी समझ है, समाज के वंचित तबके के बारे में, यही परस्पर विरोधाभास है। अरे देश की राजनीति में नीतीश कुमार ने एक अनूठा उदाहरण पेश किया है, ये चर्चा का विषय होना चाहिए। और अंदर खाने की क्या खबर? विधायक दल ने इलेक्शन अरे अभिमन्यु जी, मैं तो पूछ रहा हूं कि सुशील जी के जवाब का प्रश्न का जवाब दीजिए। उसके बाद आपने देखिए, मैं आप बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था। कम से कम इस चुनाव में ऐसी बात मत कीजिए, यहाँ जात शांत रहिए। उठकर लोगों ने केवल मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, सुशील मोदी जी के बयान से सहमत है आप या असहमत है कि एक महादलित मुख्यमंत्री बना हो? तो आपके नेता ने 5 बजे पटना में कहा, नंदकिशोर यादव जी और सुशील जी ने, कि वह रबर स्टाम्प होगा। क्या यही भाषा नहीं? होता है? जीतन राम मांझी खुद बोल रहे हैं उन्होंने सोचा नहीं था। जी को जिसने सोचा नहीं हो वो कैसे चलाएगा सरकार? यही है, यही नीतीश कुमार जी का दृष्टिकोण है कि जो व्यक्ति कुछ सोचता भी नहीं होगा उसको कुछ मिल जाता है। यही महत्वपूर्ण पक्ष है। यही महत्व जो लोग आरोप लगा रहे थे नाटक का, नौटंकी का, सियासत का, जिनके पेट में दर्द हो रहा था, उनको करारा जवाब मिला। एक महादलित के बारे में कहा
कि रबर स्टाम्प है। बताइए, जो आदमी 83 से लंबे अरसे से विधानमंडल में हो, राज्य मंत्री परिषद के लगातार सदस्य हो, उस व्यक्ति के बारे में ऐसी टिप्पणी किया जाना, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सार्वजनिक जीवन में एक प्रतिष्ठा है उस आदमी की, लगातार विधायिका में है, और उस व्यक्ति के बारे में बिना जाने। देखिए, परेशानी दीपक जी ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता से अलग हुई है तो बयान देने की आदत हो गई, हड़बड़ी में बयान दे देते हैं, अब फंसते जा रहे हैं। कह रहे थे 50 विधायक का समर्थन हासिल है, 48 घंटा में सरकार नहीं बना पाए। जब मुख्यमंत्री का चयन कर रहे थे तो कहे रबर स्टाम्प बना रहे हैं। पूरा बिहार आज देख रहा है कि ये लोग कितने बेचैन हैं, और परेशानी में जल्दी जल्दी में बयान देने के चलते लगातार बिहार के जनता के मनोदशा जो है रबर स्टाम्प बना रहे हैं। पूरा बिहार आज देख रहा है कि ये लोग कितने बेचैन हैं, और परेशानी में जल्दी जल्दी में बयान देने के चलते लगातार बिहार के जनता के मनोदशा जो है उसके अनुरूप अपना आचरण नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु नीरज कुमार जी, आपने ठीक बात कहा। मैं एक तो नीतीश कुमार जी की सराहना करूंगा कि इस्तीफा देने के बाद उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, अपनी तर्क पर रहे। पर आप बार बार जो बात उठा रहे हैं कि सुशील मोदी ने कहा कि ये रबर स्टैंप होंगे, जो आपने जिनको चीफ मिनिस्टर बनाया है मांझी जी को, वो वेलफेयर मिनिस्टर दे रखी थी आपने। बहुत इंपॉर्टेंट थे कि आपने इतना अच्छा औहदा दिया उनको, अच्छी मिनिस्ट्री दी थी। अभी पार्लियामेंट का चुनाव भी शायद वो लड़े थे, जिसमें पता नहीं कितनी मुश्किल से डिपॉजिट उनका बचा। तीसरे नंबर पर हैं। तो अगर इतने अच्छे थे, मुख्यमंत्री अच्छे थे, मैं नहीं कहा रबर स्टैंप होंगे, तो उनको वेलफेयर डिपार्टमेंट में दिया आपने। उसके बाद वो चुनाव जनता ने उनको हरा दिया। उसके बाद आपने जनता के मैंडेट को नकार करके, तो अगर ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे तो शक उठने जरूरी होंगे। मैं नहीं कहा कि रबर स्टैंप होंगे, पर उनको नीतीश कुमार जी ने कोई इंपॉर्टेंट पद दिया नहीं इतने सालों के अंदर। एक वेलफेयर डिपार्टमेंट दे दिया, जो दिखाने के लिए होता है महादलित का ही वेलफेयर करिए, बाकी हम ना आपको फाइनेंस देंगे, ना आपको हम एग्रीकल्चर देंगे, ना आपको सड़कों का कोई काम देंगे, ना अच्छी मिनिस्ट्री हम आपको नहीं देंगे किसी दलित को या महादलित को। हिंदुस्तान भर में मिलती नहीं है, आपकी पार्टी में मिलती, बाकी पार्टियों में नहीं मिलती। तो इसलिए शक उठता है कि ऐसे व्यक्ति को, जिसको जनता ने हराया अभी 2-4 दिन पहले, उसको आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, लोगों को शक होगा कि किस लिए बना रहे हैं। एक जिसका दल, जिसका जहां पर कुछ बेस हो, पावर बेस हो, पॉपुलर बेस हो, उसको बनाना चाहिए था, और नहीं एमएलए से कोई, वो भी महादलित, और भी तो कोई होगा। नीरज जी, सवाल आपसे। मैं अपनी बात रख सकता हूं? जी जी। मैं सीधे तो आदरणीय प्रभु जी, बोला जाए। हाँ दीपक जी। नहीं, आप बोलिए, आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मेरा जवाब यह है कि जो ध्रुवीकरण हुआ का जनादेश मिला, उसके चलते नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया। यह सही है कि जीतन राम मांझी जी चुनाव हार गए। पूरे बिहार में हम चुनाव हार गए, हम काम करने के बावजूद हार गए। ये मेरे लिए चिंता का विषय, हम इसके लिए आहत हैं। और एक वरीय सदस्य को अगर हमने बनाया, उस समय तक यह तय भी नहीं हुआ था प्रभु चावला जी, यह तय नहीं हुआ था कि कौन मुख्यमंत्री होगा। विधानमंडल ने अधिकृत कर दिया था, और सुशील मोदी जी और नंदकिशोर यादव जी ने कहा कि रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री बिहार का बन रहा है। यह ठीक है कि जनता ने हमको जनादेश नहीं दिया है, लोकसभा के चुनाव में जनादेश नहीं दिया, इसको हम कबूल करते हैं। जीतन राम मांझी जी भी हमारे उम्मीदवार गया से थे, हार गए थे। लेकिन चुनाव हार जाने का मतलब क्या यह होता है कि अटल जी इस देश के अंदर में चुनाव नहीं हारे? बड़े बड़े नेता हारे हैं, इंदिरा गांधी जी हारी हैं। क्या इसके चलते कि कोई व्यक्ति चुनाव तात्कालिक रूप से हार जाए, वह राज्य का मुख्यमंत्री नामित नहीं हो सकता है? और एक अगर दलित समुदाय का व्यक्ति और उसको वह जिम्मेवारी दी जाए कल्याण विभाग का, तो क्या ये कोई परस्पर विरोधाभास की बात है? मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जिसका आपने स्वागत किया नीतीश कुमार जी के फैसले का, इस देश के अंदर में बहुत सारे लोग सियासत करने वाले हैं। जितनी बड़ी बात नीतीश कुमार जी ने कही विधानमंडल की बैठक में कि मैं मर्माहत हूं, मैंने काम किया है, मुझे मजदूरी नहीं मिली, हम पार्टी का काम करना चाहते हैं, राज्य के अंदर काम करना चाहते हैं, और एक नई चुनौती, असाधारण चुनौती जो देश की राजनीति में आई है, उसका परंपरागत तरीके से नहीं बल्कि असाधारण तरीके से हम मुकाबला करना चाहते हैं। इतना ये तो बहस का विषय होना चाहिए था। आज लोग कह रहे हैं कि आपने नई राबड़ी देवी को बिठा दिया। जी, लोग कह रहे हैं आपने नई राबड़ी देवी को बिठा दिया।
नहीं, आवाज नहीं आ रही है साफ साफ। नीरज कुमार जी, लोग कह रहे हैं आपने नई राबड़ी देवी को बिठा दिया। अब राबड़ी देवी जी से तुलना दीपक जी कर रहे हैं उनकी। मैं नहीं कह रहा हूं साहब, लोग कह रहे हैं। 10 वर्षों से मंत्री परिषद में, 83 से विधायक है। अरे भाई आप दीपक जी, भ्रष्टाचार के मामले में लोग परिवार में सत्ता हस्तांतरण करते थे। आज नीतीश कुमार जी के पास पर्याप्त बहुमत था, कोई परेशानी नहीं थी, राज्य का चुनाव नहीं था। उसके बावजूद मुख्य प्रचारक होने के नाते उन्होंने कहा कि जनादेश हमारे विपरीत आया है, चुनौती मेरे सामने है, और किसी महादलित परिवार को हमने अगर बना दिया, जो लगातार 83 से विधायक हैं, उनके बारे में अगर इस ढंग की भाषा का इस्तेमाल होगा तो ये इससे हम लोगों को असहनीय पीड़ा होगी। चलिए, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही है इस बड़ी बहस के लिए। तो देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि मोदी के नए कैबिनेट में 3 पावर सेंटर्स काम करते हैं या सिर्फ एक ही पावर सेंटर काम करता है। वो मोदी का, प्रभु चावला जी का मानना है कि सिर्फ एक ही पावर सेंटर काम करेगा, वो है मोदी का पावर सेंटर। लेकिन बिहार की राजनीति भी उतनी ही दिलचस्प है। जीतन राम मांझी इस बड़े राज्य को कैसे संभालेंगे, ये देखना भी उनके राजनीतिक कौशल का सबसे बड़ा परीक्षण होगा। नीतीश कुमार का भी नया रोल देखना बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प होगा। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।